For current carrying, the charge particles need to move. चार्ज पार्टिकल क्यों मूव करेंगे, उन पर फोर्स कौन लगाएगा, उनको एनर्जी कौन देगा? तो आंसर है हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने से चार्ज मूव करते हैं। फिर हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि जब ये चार्ज मूव करते हैं तो उनकी कुछ वेलोसिटी होती होगी, तो ये मूव की जगह हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? ड्रिफ्ट। बिकॉज एक्चुअली वो बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटी, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे ड्रिफ्ट वेरी स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Thermal velocity, they move in all directions, while in drift velocity they move only in one direction. That is why drift velocity makes current and thermal velocity do not form any current. अब ये जो drift velocity होती है, क्या ये हर चार्ज पार्टिकल के लिए, क्या ये हर मीडियम के लिए एक जैसी होती है? आंसर इज नो. अलग अलग मीडियम में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो मेटल है, सेमीकंडक्टर है, क्वार्ट्ज है, प्लास्टिक है, जो चीज है उसके अनुसार उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलती है. तो किसी में स्लो मूव करते हैं, किसी में फास्ट मूव करते हैं. ये जो मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, इसके लिए हमने एक टर्म बनाई है एंड दैट टर्म इज नोन एज मोबिलिटी. मोबिलिटी बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही इजी टर्म है और ये हमको समझाती है कि कौन सा मीडियम बहुत सुटेबल है चार्ज के मूव करने के लिए, कौन सा पार्टिकल बहुत इजीली मूव करता है और करंट बनाता है. सो बहुत कन्वीनियंस कैसे है? वी अप्लाई 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस ए मटेरियल. हर मटेरियल के हमने सैंपल ले लिए अलग अलग और उसका एक एक मीटर लेके उसके अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया. एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसमें चार्ज मूव कर रहे हैं, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नोट कर ली. तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई? हमने देखा उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया था? E. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd आई, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आएगी? हाँ, ठीक है. ये हमने एक टर्म निकाली, दिस गिव्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन. उसके बाद हमने दूसरा मटेरियल लिया और उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी और उसमें भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. दोनों को कंपेयर किया, एक कम था एक ज्यादा था. व्हाट डज इट शो? जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से चलता है, तो हम ये कहेंगे उस मीडियम की मोबिलिटी ज्यादा अच्छी है. दैट्स ऑल. तो ये है मोबिलिटी. अच्छा, मोबिलिटी, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना? मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी कैन राइट द डेफिनेशन दैट ये मोबिलिटी किसकी है? कौन चल रहा है? चार्ज कैरियर चल रहा है. कहां चल रहा है? किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में चल रहा है. तो mobility of a charge carrier in a particular medium is drift velocity developed यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप होती है, दैट इज शोइंग इट्स मोबिलिटी. मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला मोबिलिटी एंड वी हैव ए सिंबल फॉर इट, दैट इज म्यू.
मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला. क्या आप इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट बता सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? dV बाई dr, वोल्ट पर मीटर. अब दोनों को कंबाइन करके बनाइए, क्या बना? यस, दिस इज मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर. तो ये कितना हुआ? वेरी गुड. मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट. दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके. और भी आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं. जैसे E को अगर हम न्यूटन पर कूलम लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम. मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन. ओके, ये इसकी यूनिट्स है. क्या आप इसकी डायमेंशन निकालना पसंद करेंगे? जस्ट राइट, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी. तो ये डायमेंशंस निकालने के लिए देखिए, m के लिए हमने यहां पर दिस इज मीटर. मीटर क्या चीज है? लेंथ. इसलिए हमने क्या लिखा? लेंथ. c कूलम चार्ज. चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज की डायमेंशन क्या है? a इंटू टी, करंट इंटू टाइम. a इंटू टी चार्ज पर सेकेंड. सेकेंड इज टाइम, टाइम माइनस 1. फोर्स, फोर्स क्या होता है? ml t माइनस 2. उसकी पावर -1 है तो सबकी पावर चेंज कर दी. 1 1 -2 को -1 -1 +2. उसके बाद t और t कैंसल, ये t बचा 2. m -1 -1, एक ऐसा ही रहेगा. l l कैंसल. सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी. ओके. इस तरह से क्वेश्चंस कभी भी हमसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज दीज गिव्स ए कॉम्बिनेशन कि आपको फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का भी नॉलेज है, प्लस डायमेंशन एनालिसिस भी आपको आता है. सो इट इज जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. प्लस इसमें हमको ये भी पता लगता है विच आर द बेसिक क्वांटिटी विच अफेक्ट द मोबिलिटी. सो बेसिक क्वांटिटीज आर इलेक्ट्रिक करंट, ए, मास और टाइम. कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है? नो नो नो, मोबिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट जिसकी पावर प्लस है. एम्पियर एंड टाइम ऑफ कोर्स. तो जिसमें करंट ज्यादा है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है. मास से कैसा रिलेशन है? इनवर्स. जो पार्टिकल भारी होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी. दैट इज नेचुरल. ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फोर्स, एक पर्टिकुलर एनर्जी से अगर चलना है, हाफ mv² एंड एनर्जी इज कांस्टेंट, m इज मोर, v विल बी लेस. सो ये है मोबिलिटी. अच्छा, अब मोबिलिटी को चार्ज से रिलेट करते हैं. एक दो वेरिएशंस और देखिए. म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने एक फॉर्मूला निकाला था, ई फॉर इलेक्ट्रॉन. क्या क्या था ये? ई टाउ अपॉन ई क्या था? ई दैट वाज एक्सीलरेशन इनटू टाउ. ई टाउ अपॉन एम. ये this was what? Drift velocity divided by E divided by E. E cancel and what do we get here? Charge. अगर मैं इसे चार्ज लिखूं then I can write it only Q.
सो इन दैट केस आई कैन राइट इट ओनली Q. जब इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तब हम उसको -E लिख लेंगे. सो दिस इज Q इंटू टाउ एंड दिस इज मास. Q tau into mass. This is mobility. तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज और रिलैक्सेशन पीरियड. जितना ज्यादा होगा उतनी मोबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी. एंड दिस इज अंडरस्टूड कि अगर उसके कोलिजन कम होंगे, रिलैक्सेशन पीरियड ज्यादा होगा, आराम से मोबाइल हो जाएगा. सो दैट मोबिलिटी विल बी मोर. इसके साथ थोड़ा डायमेंशन लिंक करके देखिए, बिल्कुल मैच हो गया. Q इज व्हाट? 80. T 80 स्क्वायर अपॉन मास. 80 स्क्वायर अपॉन मास. ठीक है ना? ओके. सो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी. नाउ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज कितना लिखना है? -E एंड देन टाउ अपॉन m. तो मोबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? स्पेसिफिक चार्ज. चार्ज पर यूनिट मास मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन पीरियड. दिस रिलैक्सेशन पीरियड may be different for different medium. If it is different for different medium, then we can know what will be mobility for certain mediums. Let us say, अच्छा, अगर इसकी जगह हम लेते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स. व्हाट इज ए होल? जो मैंने आपको पॉजिटिव बचा हुआ एटम बताया था, जिसको केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं? आयन. अगर वो गैस का है, लिक्विड का है. और इसको सॉलिड्स में हम क्या कहते हैं? होल. सेमीकंडक्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे. तो होल क्या है? दैट एटम इन विच वैकेंसी हैज बीन क्रिएटेड बाय लीविंग द इलेक्ट्रॉन. बाकी जो बचा हुआ है, तो उसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. इट हैज ए कैपेसिटी टू गेट अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट कैन मूव. Therefore, it is also having mobility. अगर उसकी मोबिलिटी हमें निकालनी है तो म्यू ऑफ होल ये कैसे निकलेगी? दिस विल बी अगेन चार्ज ऑफ द होल, एंड चार्ज ऑफ द होल इज अगेन E, बट दिस इज +E डिवाइडेड बाय मास ऑफ होल. दिस वाज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीप्लाइड बाय टाउ. Now you can see mass of electron, mass of hole. Mass of hole is very large compared to mass of electron. अगर ये बहुत लार्ज है तो मोबिलिटी कैसी होगी? That will be very less. So एक चीज याद रखिए, mobility of electrons is more than the mobility of holes. Why? Because its mass is less according to this formula. अच्छा, अब हम ये देखते हैं कुछ सैंपल्स. कुछ हमारे पास मटेरियल है. दैट गिव्स एन आइडिया कि एक्चुअली हमारे सामने जो मटेरियल है उसमें मोबिलिटी होती कितनी. तो मोबिलिटी मटेरियल हमने लिया डायमंड. इसमें हमको मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मिलती है. इलेक्ट्रॉन 1800, और इसकी यूनिट हम सबको मालूम है. ये वाली जो यूनिट है हम यूज कर रहे हैं, SI यूनिट इज पर मीटर. यहां हम यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर पर वोल्ट. सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. ओके. देन इन सिलिकॉन, that is semiconductor, this is 1350. In gallium arsenide silicon, gallium arsenide semiconductor, this is very fast, 8000. Okay. Then holes, the mobility of holes
for diamond is 1200, for silicon it is 480, and for gallium arsenide it is 300. ओके, ये वाली वैल्यूज जस्ट फॉर एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, पर जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ना शुरू करेंगे देन दिस विल गिव ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कि ये मैंने जो इधर लिखे हैं सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं और इसको हम यूज करते हैं एलईडी बनाने के लिए और सोलर सेल बनाने के लिए। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज देयर मोबिलिटी इज डिफरेंट। उस समय जब ये बात उठेगी, अगेन आई विल आस्क यू व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ सिलिकॉन एंड व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। दैट इज व्हाई दोनों एक दूसरे के बदले काम में नहीं आ सकते। एक एलईडी ही बनाएगा और दूसरा सोलर सेल ही बनाएगा। ओके, बट इट विल कम एट दैट टाइम। तो ये मोबिलिटी आपने समझ ली इन वेरी सिंपल टर्म्स। व्हाट इज मोबिलिटी? एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, जितनी स्पीड से कोई चीज दौड़ेगी वही उसकी मोबिलिटी। दैट्स ऑल। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज ओम्स लॉ। यस, एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो वाला फोर्स या वो वाली एनर्जी जो पूरे सिस्टम में करंट को घुमाती है। बट इट्स ए वेरी बिग चैप्टर एंड आई वांट टू टेक इट प्रॉपरली व्हेन वी आर स्टडिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज सेल। ठीक है, ईएमएफ उस समय करेंगे। नाउ वी कम टू, अभी तक हम यही मानते हैं कि हम एक कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कहां से लेकर आए, किसने बनाया, दैट वी विल स्टडी लेटर। ओके, फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस टर्म को हम जानते हैं। सो वी अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। Here is a conductor. इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर हमने बैटरी या सेल लगाया। सेल इज ए सोर्स which creates potential difference. It is capable of giving energy. It is capable of rotating the charge. चार्ज बनाकर देता है ऐसा नहीं है, इट रोटेट्स द चार्ज। एक तरफ से चार्ज को भेजेगा, दूसरी तरफ से खींच लेगा। किस तरह से? जिस तरह से हम अपने साइकिल में पैडल लगाते हैं। पैडल से जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हम उसकी लिंक्स को दे रहे हैं बनाकर? हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे लिंक्स को, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी देके घुमा रहे हैं, पिछले चक्के तक भेजते हैं। वही काम सेल भी करता है, एनर्जी देता है, पर एनर्जी देने में उसकी चेन की लिंक कौन है? चार्ज कैरियर। तो ये क्या करता है? चार्ज कैरियर को पकड़ पकड़ के ढकेलता रहता है एनर्जी देके। उससे क्या होगा? जो हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, ये पूरे में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी एंड दिस सर्किट इज कंप्लीट। ओके, ये जितनी एनर्जी देता है, यहां पे वर्क डन होता है। ये जो चार्जेस यहां से ऐसा चल के मूव करते हैं, ये चार्जेस यहां से बहुत आसानी से नहीं जा पाते। हम देखते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम होता है। कैसे प्रॉब्लम होता है? हमको वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क कितना होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हमने मीटर लगाया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का, और यहां से हमने वोल्ट ये मेजर किया इस तरह से। अब इसमें से जो चार्जेस जा रहे हैं, उन चार्जेस को मेजर करने के लिए यहां पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया। वी विल कॉल इट करंट मीटर। करंट का यूनिट एम्पियर है, सो वी विल कॉल इट एम्पियर मीटर।
तो 1 एम्पियर मीटर यहां लगाया. सो वट एवर चार्जेस आर मूविंग हियर दे विल हैव टू पास थ्रू एम्पियर मीटर. फुल चार्जेस एम्पियर मीटर से ही पास हो रहे हैं, दे विल शो द फुल करंट. और इसके साथ ही साथ एक चीज सीख लीजिए, एम्पियर मीटर कैसे लगाते हैं. एम्पियर मीटर इस तरह से लगाते हैं दैट फुल चार्जेस विल हैव टू पास थ्रू इट. अगर हाफ चार्ज जाएंगे और हाफ बाहर से जाएंगे तो वो हाफ करंट को मेजर करेगा. वी वांटेड टू मेजर फुल करंट, देयरफॉर उसको सर्किट काट के हमको उसमें लगाना है सो दैट ऑल द चार्जेस विल पास थ्रू इट. नाउ दिस गिव्स करंट I and ampere is the unit. I is symbol for electric current. Potential difference here. अब ये यहां पर इसके साथ हमने एक डिवाइस लगा दी और उस डिवाइस से हम इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वेरिएबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये उसका इंडिकेटर है. दिस इंडिकेट्स कि उसके वोल्टेज को हम बदल सकते हैं. जैसे पंखे में रेगुलेटर को हम घुमाते हैं तो वोल्टेज अप्लाइड टू द फैन दैट चेंजेस. सिमिलरली विद द बैटरी वी फिट वन रेगुलेटर के अंदर क्या होता है हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. ओके, सो इट चेंजेस द वोल्टेज. अब हमने एक टेबल बनाया और रीडिंग यहां पर लेनी नोट की. यहां पर हमने देखा 0 0, फिर इसको किया 2, ये हो गया 1, इसको किया 4, ये हो गया 2, इसको किया 6 3, इसको किया 10, तो ये हो गया 5. हम क्या देखते हैं कि ये हमेशा इसका आधा ही रहता है इस पर्टिकुलर केस में, हर केस में नहीं. ये हमने ऑब्जर्व किया इन ए पर्टिकुलर केस. तो ओम ने ये देखा कि जैसे वो वोल्टेज को डबल कर दे तो करंट भी क्या हो जाती है, डबल. अगर वोल्टेज को 3 टाइम्स कर दे तो करंट कैसी हो जाएगी, 3 टाइम्स. वोल्टेज को 5 टाइम्स किया तो करंट भी 5 टाइम्स. ये वाला रिलेशन क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. सो ही मेड ए रूल दैट वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस applied across a conductor is directly proportionate to the current flowing in the conductor. Very simple. So, and that is known as famous Ohm's law. Potential difference applied across a conductor is directly proportionate to current flowing in it, provided all other physical conditions like temperature and pressure remain same or remain constant. Okay. Now, mathematical modeling of this. V is proportionate to I. V is proportionate to I, and whenever there is something proportionate, we can make it equal by putting a constant of proportionality. V is equal to R into I, where R is a constant of proportionality. And this R, according to this formula, this R is V upon I. That is the ratio of voltage to current. Ratio of voltage to current. In case we draw a graph between V and I, we get a simple graph like this. This is a straight line graph. Straight line. At every place we increase, see these are the 2 points. This indicates the change in current. This indicates the change in voltage. Voltage upon current. Change in voltage, change in current. This gives the resistance. And in our geometry, what does it give?
it gives the slope of the line, it gives the tangent theta. इसकी टेंजेंट क्या होगी थीटा की? dv अपॉन di, लेकिन dv अपॉन di क्या होता है? रेसिस्टेंस. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन गिव्स रेसिस्टेंस. विच ग्राफ? vi ग्राफ. ठीक है. एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो हमको यहां पे di बाई डी रिलेशन मिलता है सेम हमको यहां भी मिलता है. dv di, dv एंड di, यहां पर dv बाई di करेंगे सेम रेशियो मिलेगा. दैट मीन्स द स्लोप इज सेम. ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स में ऐसे रिलेशन को लीनियर रिलेशन कहते हैं, बिकॉज इट्स मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन. सो v एंड i हैज ए लीनियर रिलेशन. लीनियर वर्ड का मीनिंग समझ में आया? whenever we say any two quantities have linear relation, that means they are directly proportionate to each other. Then we will use the word linear. ओके. अब इसमें अगर हम इसकी एक्सिस चेंज कर दें, दैट इज वी आर चेंजिंग v एंड वी फाइंड i कीप्स ऑन चेंजिंग. i v, what is the slope of this line? This is change in voltage dv, this is change in current di. What is tangent theta given by? di upon dv. What is di upon dv? We don't know. That is inverse of resistance. Okay. So एक चीज आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में वो आपको एक ग्राफ दिया जाता है और उस ग्राफ में v और i होंगे और आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द रेसिस्टेंस. तो हम क्या करते हैं? हम दो पॉइंट चुनते हैं, एनी टू पॉइंट्स, इधर भी लाइन खींचेंगे, इधर भी लाइन खींचेंगे. एक हमको dv बताएगा और एक हमको di बताएगा, और उससे हम क्या निकालेंगे? उसका रेसिस्टेंस. नाउ सपोज दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, हर बुक में आपको दिखेगा. देयर आर टू लाइन्स in vi graph, then which line shows higher resistance? Okay, यहां देखिए, ये एक लाइन है, ये दूसरा हमने एक कंडक्टर लिया, उसका ग्राफ ऐसा बना. तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? तो मैं क्या करता हूं? di को कॉमन रखता हूं. di, ये di है. इस कंडक्टर के लिए इतना dv, इस कंडक्टर में जब इतना di है तो इतना बड़ा dv. इसको dv अपॉन di किया, इसको भी dv अपॉन di किया. दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2. किसका स्लोप ज्यादा? 2 का स्लोप ज्यादा है, इसका dv बड़ा di छोटा, और dv अपॉन di ही हमको क्या देता है? रेसिस्टेंस. तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा. तो हमने ये याद कर लिया कि जिसका ये स्लोप ऐसे ज्यादा होता जाएगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होते जाएगा. अब हम इसको याद करके एग्जाम देने चले गए. एग्जाम में उन्होंने ये हमको क्वेश्चन दे दिया, ये दिस इज 1, दिस इज 2, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2. बताइए किसका रेसिस्टेंस ज्यादा? हम तो घर से रट के गए थे 2, चट से बोल दिया 2, और वो गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर हाइट किसको शो करती है? यहां पर हाइट किसको शो करती है? i. तो अगर इसकी हाइट ज्यादा हो गई है तो इसका di बड़ा है, और ये देखिए इसका di छोटा है. दोनों का dv बराबर है, और जिसका di छोटा होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा. इन वेरी सिंपल टर्म्स,
इसके रेफरेंस में ये दोनों उल्टे हो गए हैं। तो यहां अगर ज्यादा स्लोप रेसिस्टेंस को इंडिकेट करता है तो यहां लेस स्लोप रेसिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि VI ग्राफ इज लिटिल डिसेप्टिव। व्हेनेवर यू सी इट, सबसे पहले चेक करिए कि उन्होंने एक्सिस V वाला इधर लिया है कि I वाला लिया, ठीक है। अदरवाइज इसमें हमेशा धोखा हो जाता है कि हमको V/I करने से स्लोप ज्यादा है, तो क्या चीज ज्यादा है, रेसिस्टेंस ज्यादा है कि कम है, दोनों मिलेंगे हमको, ठीक है। तो ये दोनों आप बनाइए। हियर R1 इज मोर R2, यहां क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ 2 इज मोर देन रेसिस्टेंस ऑफ 1, और दोनों जगह फॉर्मूला एक ही है, R इज इक्वल टू dV/dI। दिस इज ओम्स लॉ। अच्छा, अब इसी ओम्स लॉ में और आगे थोड़ी सी, नाउ विल डू प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, और ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ करंट व्हाट वी हैव स्टडीड। उसके बेसिस पर हम ओम्स लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए, what we know so far, that electric current is equal to NEA and drift velocity. Yes. This is known to us. I is equal to again NEA, और drift velocity को हम लोग जानते हैं माइनस E tau upon m. So this is NE square A E tau upon m. This is what I. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस V, इनका रिलेशन भी आपको मालूम है। dV is equal to E into dr, और E is equal to dV/dr, that is voltage upon length, voltage upon length of the path. So here if we have a conductor here, जिस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है, and this conductor has got length L, and we have applied potential difference here V. Here potential difference applied is V. तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/L. दिस वी प्लेस हियर, NE स्क्वायर टाउ, NE स्क्वायर टाउ A, और इसको लिखते हैं V/L, एंड हियर इज M. ये this is formula for current. So what are the quantities we have related? Current, potential difference, charge density, number density of electrons, charge on electrons, relaxation period, area of cross section, and mass of the charge carrier. Yeah. Okay, these are the quantities. अब ये एक जो रिलेशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, डिराइव कर रहे हैं, इसके बेसिस पर हम अपनी फाइंडिंग्स एनालाइज करते हैं। सो व्हेन वी एनालाइज वी फाइंड देयर आर मेनी कांस्टेंट्स हियर। देखिए कौन कौन किस किस का कांस्टेंट है, इस लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज दिस स्मॉल e? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कितनी भी करंट फ्लो हो, कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो। सेम थिंग गोज फॉर मास। E and M are constants of electrons
E and M are constants किसके कांस्टेंट्स हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद N is what? Number of electrons per unit volume. Number of electrons per unit volume is again for one metal it is one number, for other metal it is other number. During this flow of current, okay, so here N is charge number of electrons density for a given metal. For different metal it is different, for copper it is different, silver it is different. When we are doing this experiment, during this we are increasing potential, the current increases. Are we changing metal? No. That means for this particular experiment N is a constant. So here we will write N is constant for given metal और given conductor. तो ये भी constant हो गया. Then tau, relaxation period. This relaxation period depends upon temperature. If we are not increasing the temperature, not decreasing the temperature, the energy of the electrons will not change. The spacing between them will not change and relaxation period will remain constant. So at constant temperature tau is constant. ठीक है. अब for any one experiment we have taken one sample of conductor. हमने ये एक सैंपल लिया कंडक्टर का और इस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. रीडिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 10. ऑन ऑल दीज रीडिंग, ये सपोज एल्यूमिनियम का मेटल है, इसमें हम दूसरा सैंपल नहीं उठा रहे हैं, इसी सैंपल को उठा रहे हैं. हो सकता है हमारे पास और भी सैंपल हैं, इससे लंबी तार है, इससे छोटी तार है, इससे मोटी तार है, पर एक एक्सपेरिमेंट के जो हमने 10 ऑब्जर्वेशन किए, ऑल दोस 10 ऑब्जर्वेशंस आर डन विद ए सिंगल सैंपल. That means during our observations, when we are changing voltage, when we are changing current, are we changing area of cross section? No. Are we changing length? No. So for a given sample, दूसरा सैंपल लेंगे अलग बात है. For any one given sample, A and L is also constant. A and L are constants for a given sample. A and L. इतने सारे कांस्टेंट हो गए, कुछ बचा क्या? V, वेरिएबल. इधर कौन बचा? I. So all these are constants and this is V. तो क्या समझ में आया? I is equal to a constant multiplied by V. That shows I is directly proportionate to V. Therefore I is directly proportionate to V, or V is directly proportionate to I. This is Ohm's law. This is Ohm's law. ठीक है. तो ये Ohm's law हुआ. अब इसमें हमारा एक बेनिफिट और हो गया. वी कैन फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टेंस.
यहां पर देखिए V अपॉन I किसके बराबर होगा? यस, वी नो व्हाट इज V अपॉन I इज इक्वल टू R। यहां पर V, ये I को इधर ले जाइए और बाकी सब को इधर ले आइए। ml अपॉन ne स्क्वेयर टाउ इंटू A। दिस इज व्हाट R। नेगेटिव साइन आई हैव रिमूव्ड बिकॉज दैट नेगेटिव वॉज फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक, और वैसे भी ई स्क्वायर हो गया। आई थिंक ई स्क्वायर में वैसे ही उसको चला जाना चाहिए। एनीवे, सो ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, दिस इज रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर किस किस पर डिपेंड करता है? ये m किसका है? वायर का मास? नो, यस, इट इज E अपॉन m, इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज कैरियर का मास। ठीक है, और E, इसलिए ये लिस्ट को अच्छे से याद रखिए। E और m किसके कांस्टेंट हैं? हाँ, और इलेक्ट्रॉन तो बदलेगा नहीं। n किसका कांस्टेंट है? अगर हम मेटल बदलेंगे तो इस एक्सप्रेशन में कौन बदल जाएगा? n। अगर हम सैंपल बदलेंगे तो कौन बदल जाएगा? एरिया एंड लेंथ। अगर हम टेम्परेचर बदलेंगे तो कौन बदलेगा? टाउ। इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि कौन सा कांस्टेंट किससे रिलेटेड है और किस चीज को बदलने से कौन सा कांस्टेंट बदलता है। ये सब कांस्टेंट किसी न किसी के रिलेशन में है। हमेशा के कांस्टेंट हो, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो, ऐसा नहीं। हाँ, हम ये मान सकते हैं चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए कांस्टेंट, वो कभी नहीं बदलेगा जब तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑफ कोर्स बाकी चीजें जो है n वो बदल जाएगा, मेटल टू मेटल, लेंथ सैंपल टू सैंपल बदल जाएगी, राइट। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कांस्टेंट किस कैरेक्टरिस्टिक का कांस्टेंट है। अगर हमने वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज की, अगर हमने मेटल चेंज किया तो किसको बदलोगे? n को। अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो किसको बदलोगे? टाउ को। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज, व्हाट इज हैपनिंग टू रेसिस्टेंस? टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ का क्या होता है? डिक्रीज और इंक्रीज? यस, कल हमने डिस्कस किया था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होगा। अब रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होगा तो R का क्या होगा? R इंक्रीज होगा। दैट मीन्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, रेसिस्टेंस इंक्रीज। समझ आया? तो इस तरह से हम डिपेंडेंसी इस फॉर्मूले से निकाला करेंगे कि हम किसी क्वांटिटी को बदलते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा रेसिस्टेंस पे, राइट। सो दिस इज रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ। अब